तो दीप प्रज्वलित हो चुका है और अब इसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआत इस बात से कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरेबा में झांका नहीं जाता। ये लाइन इसलिए क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाती हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं जागती। लेकिन इंडिया मंच के जरिए हम ये मौका आपको भी देंगे और ये सवाल हम भी करेंगे ताकि बेबाकी से वो जवाब दे सके कि अपनी गलतियां क्यों नहीं दिखती और क्यों हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के दौर में जो जनता है उनको यहाँ पर जिस तरह से वो विकास की उम्मीद करते हैं उस पर हम खरे नहीं उतर पाते हैं। तो चलिए हमारे सबसे पहले इस कार्यक्रम में जो विशिष्ट मेहमान हैं उनका हम स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि मंच पे बुलाएं, लेकिन उससे पहले उनका एक छोटा सा जीवन परिचय जो है हम आपको यहाँ पर दिखाना भी चाहेंगे। दुष्यंत चौटाला जी का जीवन परिचय जो है वो यहाँ पर दिखाया जाए, उसके बाद हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत करेंगे। दुष्यंत चौटाला हरियाणा की राजनीति का बड़ा चेहरा है और जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप 2019 से 2024 तक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। दुष्यंत चौटाला 2019 से हरियाणा की उचाना कला सीट से विधायक हैं। 2019 में जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन टूट गया। दुष्यंत 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के हिसार से सांसद बने। 26 साल की उम्र में दुष्यंत सबसे युवा सांसद बने थे। दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला के बेटे और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मंच पर दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत कीजिए। दुष्यंत जी, हम चाहेंगे, आग्रह करेंगे कि आप इस मंच पर आए और इस मंच का संचालन करने के लिए हम राहुल महाजन सर को भी यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, हमारे सीईओ। और इसी के साथ मैं इस मंच का संचालन करूंगी, राहुल सर का साथ दूंगी। किरण नाम है मेरा। पहले तो दुष्यंत जी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस मंच पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक परिचय दिया गया, लेकिन जब मेरी दुष्यंत जी से बात हो रही थी, जब मैंने इनवाइट करने गया था, तो एक और परिचय इनका मेरे सामने आया। बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर के तौर पर सामने है, एक एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी जो सोच है वो हरियाणा को आगे किस तरह से ले जाया जाए, किस तरह से किसानों की इनकम को बढ़ाया जाए, वो उस ओर जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है। मैं चाहूंगा कि पहले वो यही बताएं कि वो किस तरह से हाइड्रो फार्मिंग और बाकी सब जो चीजें कर रहे हैं वो किस तरह से उनकी सोच में आया और किस तरह से उसे आगे बढ़ाने का उनका निर्णय। राहुल जी, कई चीजें हैं और मेरा ये मानना है कि जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं आज उसके अंदर फार्मर अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है। और पिछले 12 साल के राजनीतिक जीवन में ये देखा है कि आज भी हमारा किसान गर्मी, सर्दी, बारिश हर प्रकार से मेहनत करता है, मगर जब वो प्रोड्यूस लेके जाता है तो या तो मौसम की मार उसको झेलनी पड़ती है या फिर उचित मार्केट रेट ना मिलने से उसको सेटबैक आता है। तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हमने प्रयास किया, 4.5 साल हमने 14 फसलों को एमएसपी पर लिया। 19 ऐसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थी जिनको भावांतर भरपाई योजना से जोड़ा, जिसमें अश्योर्ड एक वैल्यू उसकी प्रोड्यूस की उसको मिले। और एक सिस्टमैटिक तरीका भी बनाया कि जब वो अपनी फसल बेच के आता था तो 48 घंटे में उसकी फसल का पैसा उसको मिले। मगर एग्रीकल्चर में बहुत ऐसे देश हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, जैसे इजराइल है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी वर्टिकल फार्मिंग पे चलेगी, सैंडलेस फार्मिंग में चलेगी और हमें धीरे धीरे वो डेवलपमेंट करनी पड़ेगी कि हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को फार्मिंग के प्रति इस तरीके से डेवलप कर पाएंगे। और मैं मानता हूँ बहुत कैपेबिलिटी है हमारे फार्मर्स के अंदर, अगर उनको सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो जाए, रिसोर्सेज मिल जाए,
तो हम जो ग्लोबल फूड हंगर है आने वाले भविष्य में उसको बहुत हद तक सपोर्ट कर पाएंगे। और एक पीछे टेडेक्स की रिपोर्ट आई थी कि चाइना, इंडिया और अफ्रीका ये आने वाले भविष्य में दुनिया के फूड हब्स होंगे। अब उसको कितनी जल्दी इंडिया डेवलप कर लेगा और किस टेक्नोलॉजी के साथ कर लेगा, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है चैलेंज हमारी जनरेशन्स के साथ। जी दुष्यंत जी, ये चैलेंज तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कई रिकॉर्ड्स भी आपके नाम है। अभी हमने आपके जीवन परिचय में उस चीज को दिखाया भी है कि आप सांसद, सबसे युवा सांसद बने। उसके बाद एक और अब चुनौती है आपके सामने कि जननायक जनता पार्टी को खड़ा करना है आपको। एक तरह से कहें तो 2018 में जब जननायक जनता पार्टी बनी, आप 2019 में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा क्योंकि वो शुरुआती दौर था। उसके बाद कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ है, इस बात में दो राय नहीं है। तो क्या हम ये माने कि चौधरी देवीलाल जी की चीजों को, उनके राजनीति को आगे बढ़ाने की एक चुनौती है आपके कंधों पर? ये चुनौती जरूर हो सकती है, मगर आपने जो कहा कि पार्टी खड़ी करनी है, पार्टी तो खड़ी है। और पार्टी मेरे ख्याल से कोई ऐसी नहीं होगी जिसने डाउनफॉल ना देखा। ये तो सूरज की तरह है, उदय होगा तो छिपेगा भी, फिर उदय होगा फिर छिपेगा भी। पहिया है, पहिया नीचे भी टिकता है सड़क पे, फिर ऊपर भी जाता है। और मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की मेहनत है, हम तो दिशा दे सकते हैं, मेहनत तो सबने संयुक्त तौर पर करनी है। और एक लोकसभा के चुनाव से हमारे हौसले परित नहीं हुए। मुझे लगता है कि हमारे आगे एक चैलेंज भी है तो एक अपॉर्चुनिटी भी है। जब मैं यूएस में पढ़ता था तो मैल्कम ग्लैडवेल की एक किताब पढ़ी थी मैंने, टिपिंग पॉइंट, और उसके अंदर ये लिखा था कि चाइनीज के अंदर अपॉर्चुनिटी और क्राइसिस का एक अल्फाबेट है। तो आज हमारे आगे तो दोनों है। अगर मैं सिर पकड़ के रोने लग जाऊंगा तो आप कहोगे क्राइसिस है, और मैं उठ के हौसले के साथ काम करने लग जाऊंगा और कल 10 के 20, 30, 40 और 45 क्रॉस कर जाऊंगा तो अपॉर्चुनिटी है। तो हमें तो काम करना है, और जितनी मेहनत लगन के साथ कार्यकर्ता अगले 80 दिन परिश्रम कर लेंगे जी, वो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने में जननायक जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मैं इसमें आगे ऐड करता हूं क्योंकि अब किरण ने जो है राजनीति की तरफ मोड़ ही दिया है, तो उस पर आगे चलते हैं। ये बहुत देखा गया है कि आप युवा चेहरा हैं, तो युवा जो हरियाणा के हैं वो आपकी तरफ देखते हैं, और ये माना जाता है कि आप जो है एक तरह से उस ओर बढ़ रहे हैं जब आप हरियाणा के सीएम होंगे। मैं ये भी कहूंगा कि अगर ये आप मतलब हो सकता है बीजेपी वालों को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये युवाओं का आपकी ओर रुझान है उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी है और नायब सिंह है उनको डर लगता है। और खास तौर से इसलिए भी मैं ये बोल रहा हूं कि जब हमने उनको ये सब भेजा कि कौन कौन जो नेता हैं वो आ रहे हैं, तो उन्होंने हाँ करने के बावजूद इस मंच पे आने से मना कर दिया। और मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो आपने हाल ही में एक बयान दिया कि नायब सिंह सैनी जो हैं वो कठपुतली हैं और उनकी डोर जो है वो किसी और के पास है, वो साहिब के पास है। तो आप एक तो ये क्यों कहा आपने, और वो साहिब जो कहा वो किसके लिए कहा? देखिए, पिछले 4 महीनों से मुख्यमंत्री के ओहदे को नायब सैनी जी संभाल रहे हैं, और 4 महीनों में 4 घोषणाएं वो नहीं बता सकते जो एज इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर प्रदेश के प्रोग्रेशन में उनने करी। 17 सम्मान समारोह हुए, और 17 के 17 सम्मान समारोह वो है जो हमने आखिरी कैबिनेट से पहले, जब तक हम रिजीम में थे, तब घोषणाएं अप्रूव करी। और दूसरी चीज, जहां आप कह रहे हैं साहब के आदेश, आप खुद उठा लीजिए, आज तक जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस को नहीं चेंज कर पाया, जो अपने लोगों को या अपनी सोच विचारधारा को प्रदेश का नेतृत्व देने के लिए ऑफिसर चाहिए उनको नहीं ला पाया, तो किसके इशारे पे चल रहा है? प्रदेश के अंदर क्या कदम उठा पाए वो गिनवाने का काम कर दे। और मैं ये मानता हूं प्रदेश को आज के दिन नेतृत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने कहा युवा मेरे साथ जुड़े हैं या हमसे उम्मीद रखते हैं, उम्मीद इसलिए रखते हैं, अभी ये जो आपके सामने बिलो 40 बैठे हैं, इनको पता है कि आज साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो अगले 40 साल मेरा इनके साथ दिन रात खड़ा रहूंगा।
तो इनको उम्मीद है, आशा है, और वही मैं मानता हूं कि हमारे लिए सबसे पॉजिटिव चीज है, जिसके अंदर हम प्रदेश के युवा को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि 2022 से पहले हमारे जो खिलाड़ी खेलने जाया करते थे टूर्नामेंट, सरकार इनको डेली डाइट देती थी। कितनी? 150 रुपए। एक दिन बैठे बैठे मैंने मनोहर लाल जी को कहा, मैं कहा 150 रुपए में तो 2 लीटर दूध आता है आज के दिन, और बच्चा खेलने प्रदेश का नेतृत्व करने जा रहा है, और उसको अड़ के 400 करवाई हमने। तो ये चेंज क्यों आ पाए? क्योंकि हम अपने आप को अटैच कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक स्टार्टअप जब होती है तो उस युवा के पास फाइनेंसेस नहीं होते, और उसी कारण था कि एमएसएमई का हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश में चलाया कि प्रदेश में 44,000 करोड़ का निवेश हम ला पाए। तो ये इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हमारे पास दिशा थी, विजन था। तो आपको क्यों लगता है कि आखिर बीजेपी ने इस समय, जब उनको भी पता था चुनाव जो है पास है, तो मुख्यमंत्री को आखिर ऐसे अचानक क्यों चेंज कर दिया? आप सरकार में रहे हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से करते। ये तो उनकी पार्टी का इंटरनल डिस्कशन है, मुझे नहीं लगता मेरे को इस पे कुछ ज्यादा बोलना चाहिए। पर मैं ये मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश को अब और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए एक विजन की जरूरत है, और जननायक जनता पार्टी जल्द अपना विजन डॉक्यूमेंट भी लाएगी, और दोबारा जैसे हमने पहले वादे कर पूरे करवाए, चाहे 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात हो, महिलाओं को पंचायत के अंदर 50% हिस्सेदारी देने की बात हो, हमारे बैकवर्ड साथियों को 8% बीसीए को पंचायती राज में हिस्सेदारी देने की बात हो, हमारे प्रदेश के अंदर हाईकोर्ट जैसी संस्था में आज के दिन हिंदी लागू करने की बात हो, ये चीजें हमने वादे करे और पूरे करे, नहीं, और वैसा ही विजन डॉक्यूमेंट हम जल्द देकर। दुष्यंत जी, आपने विजन तो बताया कि आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे और आपने अब तक क्या क्या किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो उनका इंटरनल मैटर है बीजेपी का, जो उन्होंने सीएम हटाया, नए सीएम को लाए, लेकिन गठबंधन पर असर पड़ा। और मुझे लग रहा है आपने जो अभी इनेलो और बसपा के गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये कितने दिन चलेगा, ये देखने वाली बात है। क्या इसमें एक दर्द आपका भी झलक रहा है जननायक जनता पार्टी का, क्योंकि बहुत लंबा नहीं चला, और बीएसपी के साथ भी गठबंधन जो तीसरी बार रहा है इनेलो का? चीज बड़ा क्लियरली बता दो जी, कि जब लास्ट हमारी भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप से चर्चा हुई, हमने एक ही विषय रखा कि बुढ़ापा पेंशन 5100 कर दी जाए, हम लोकसभा की एक भी सीट नहीं मांग, उस पर सहमति नहीं थी। हमने अलग चलने का रास्ता चुना, और हमने अलग चलने का रास्ता चुना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेतृत्व बदला। अब इसके अंदर कोई जननायक जनता पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री बदला है तो फिर तो हम सुपर पावर है। अगर मैं प्रदेश को मनोहर लाल जी से निजात दिला सकता हूं फिर तो मैं बहुत ताकतवर हूं, और मुझे लगता है इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी खुश होगा जो 9.5 साल में कोई नहीं कर पाया, मैंने करवा दिया। नहीं, पर आप क्या निजात दिलाना चाहते थे? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप खट्टर साहब से निजात दिलाना चाहते थे? मैं तो आपको बोल रहा हूँ भाई, बारी बारी ये पूछा जाता है कि आपकी वजह से मुख्यमंत्री बदला। अगर मेरी वजह से मुख्यमंत्री बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी, फिर तो मेरी ताकत का आंकलन अब अगले 70-80 दिन में आप कर लेना। जी, लेकिन मेरा सवाल था, उधर मुख्यमंत्री बदला, इधर गठबंधन टूटा, उसके ऊपर तो क्या दोनों का कोई कनेक्शन है? टूटना एक अलग विषय था। गठबंधन इसलिए टूटा क्योंकि हमारी सहमति विषयों पर नहीं, हमारे घोषणा पत्र के वादे बहुत पूरे हुए। जो अहम वादे थे उसमें हम 1000 रुपए का इंक्रीज करवा पाए बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए, मगर हमारी बात 3000 रुपए की थी, और उस पर भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं बनी, तो हमने अलग चलने का रास्ता लिया। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी ने ही इनेलो और बसपा का गठबंधन कराया? क्योंकि अपनी बातों में ये भी बात कही है। मैं नहीं कह रहा, आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बीजेपी की बी टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अंश देखा होगा, तो मैंने आप जैसे रिपोर्टर साथी ने पूछा कि जी एक नया अलायंस हुआ, हाँ, जनरल एक पब्लिक परसेप्शन होता है, पब्लिक चर्चा करती है। आज हरियाणा का आम नागरिक चर्चा कर रहा है, मैं मंगला जी हंस रहे, मैं इनसे पूछ लूंगा कि ये चर्चा का हिस्सा है नहीं है कि इनका गठबंधन बीजेपी ने करवाया। तो ये तो एक जनरल परसेप्शन बन चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि उस परसेप्शन को हम तोड़ सकते। ये मेरे को बताइए, एक हैरानी तब भी हुई जब आपने बीजेपी के साथ अलायंस किया,
बीजेपी ऐसी पार्टी जो कि किसानों को लेकर उनका रुख क्या रहा, आप हम सब ने देखा। पहलवानों को लेकर रुख क्या रहा, ये भी हमने देखा। और जब वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं तब भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ इशारा करने की कोशिश करते हैं। तो जब इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन थे तो आपने उनके साथ गठबंधन किया क्यों? देखिए, जहां अलायंस की बात है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों पार्टियों ने बनाया था और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत प्रदेश को कैसे स्टेबल गवर्नमेंट दी जाए, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पर हमारी सहमति में। और जननायक जनता पार्टी 1 साल पुरानी भी नहीं थी। हमें भी अपने करे हुए वादे जो जनता के साथ थे उसको पूरा कराने का अवसर चाहिए था और वो अवसर मिला और हमने उस अवसर को बहुत अच्छी तरीके से जनता के लिए समर्पित किया। आज आप हरियाणा प्रदेश की मंडी में चले जाएंगे तो शायद देश के सबसे आधुनिक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी मार्केटिंग बोर्ड का है तो हरियाणा का है। किसान अनाज लेके भटकता है यूपी में, हरियाणा में मंडी में आता है, 2 घंटे में बेचता है, घर जाता है, 2 दिन में पेमेंट आती है। आड़ती की आड़त तो कैथल के हमारे लोग बता देंगे 6-6 महीने नहीं आती थी। और जिस दिन मैं हिस्सेदार बना गवर्नमेंट में, हमने फॉर्मुलेट किया मैकेनिज्म और हमने ये कदम उठा दिए कि अब आड़ती को भी आड़त 30 दिन के अंदर मिल जाएगी। और मेरे को तो सरकार से अलग हुए जुम्मा 4-4.5 महीने हुए हैं जी। और 4-4.5 महीने के अंदर ऐसा क्या हो गया कि किसान की पेमेंट जो 2 दिन में आती थी वो 1.5 महीने में आने लगी और आड़ती आज 3 महीने से इंतजार कर रहे हैं, आड़त नहीं आई। तो आपको लगता है कि बीजेपी से कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है? हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं तो क्या आपको ऐसा? डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल है और अकेली भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। आज के डिसअपॉइंटमेंट कांग्रेस से भी है। कांग्रेस का 10 साल का शासन हरियाणा नहीं भूला, जब किसान के गोली मारी गई, टीचर के गोली मारी गई, मारुति के अंदर लाठियां बरसाई गई, हीरो होंडा में लाठियां बरसाई गई। और तो और लाठियां बरसाने के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के 63,000 एकड़ किसानों की जमीन को प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। जनता ये सारी चीजें जानती है, देखती है और जनता अपनी आवाज को ताकत देने के लिए, मैं ये मानता हूं, आने वाले दिनों के अंदर अगर डिसअपॉइंटमेंट बीजेपी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है जनता, तो फिर जननायक जनता पार्टी इसका फायदा कैसे उठाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? क्या देखिए, रीजनल पार्टीज जो है वो रीजन एस्पेक्ट्स को पूरा करती है। लोकसभा का चुनाव 2 राष्ट्रीय गठबंधनों के बीच में था और दोनों राष्ट्रीय गठबंधनों के बीच में लोगों ने मत का अधिकार किया। आपने खुद देखा कि हरियाणा में 5-5 सीटें दोनों जीती। एक और पर यह था कि नरेंद्र मोदी को हराना है, दूसरी ओर पे था संविधान बचाना है। और उस चीज को देखते हुए जनता ने जनमत का इस्तेमाल किया। आप मेरे को नॉर्थ इंडिया की 150 सीटों में से 5 सीटें गिनवा दो जिसके अंदर तीसरे उम्मीदवार को भी वोट मिले होंगे। सिर्फ पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां इंडिया अलायंस 2 हिस्सों में था, तो वहां पर आम आदमी कांग्रेस आपसी में लड़ रही थी तो अकाली दल की जमानत जब्त होगी, बीजेपी की जमानत जब्त होगी। तो वो एरिया स्पेसिफिक कहीं पंजाब में हुआ। अदर देन पंजाब मुझे नहीं लगता पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसी सीट हो जहां थर्ड पार्टी को वोट मिले। इवन चंद्रशेखर आजाद जिस सीट पे जीते अपनी पार्टी से, उसमें समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिले। तो नेशनल इलेक्शन से प्रदेश का इलेक्शन बिल्कुल अलग हो। और मैं ये मानता हूं जब प्रदेश हित की बात आएगी, प्रदेश के विषयों की बात आएगी, तो मजबूती के साथ जनता हमारा साथ भी देगी और पहले से भी ज्यादा सदस्य हमारे जीत कर विधानसभा। लेकिन एक चीज है कि साथ देने की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए, परिणाम आए और जननायक जनता पार्टी ने वहां खाता भी नहीं खोला, जमानत भी जब्त हुई है। आपसे ये क्योंकि कह रहे हैं, जो बातें चल रही है कि एक किसानों की नाराजगी, जब किसान आंदोलन पे थे तो जननायक जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा, या फिर जो खिलाड़ी थे उनके विषयों पर जननायक जनता पार्टी नहीं कहा, तो ये सब कुछ नाराजगी रही है जिसका खामियाजा, क्योंकि उस वक्त आप सरकार में थे। बिल्कुल नाराजगी होएगी। नाराजगी परायों से नहीं होती, अपनों से होती है और जाहिर भी करते हैं। और मुझे लगता है इस चुनाव में जाहिर भी करती जी। और यही 2 करोड़ मतदाता है जो गले भी लगाएंगे, जिताएंगे भी और गुस्सा भी होंगे, हराएंगे भी। हमने तो इनके बीच में रहना है।
आज कोई तमिलनाडु से तो प्रोटेस्टर नहीं आए, वोटर कोई तमिलनाडु कर्नाटका के तो नहीं आएंगे, हमें तो इन्हीं से वोट लेने हैं और इनके बीच में जाएंगे, इनके गिले शिकवे दूर करेंगे। कोई नाराज होगा तो माफी भी तो अपनों से ही मांगी जाती है, परायों से तो नहीं। और मैं ये मानता हूं जितना बड़ा हरियाणा का दिल है और हरियाणा ने जब जब बदलाव लाए हैं उस दिल को आगे बड़ा करते हुए लाने का काम किया। और ये नहीं है कि विपरीत परिस्थितियां बदली नहीं। आपको मैं 72 का चुनाव बताऊं तो चौधरी देवीलाल जी 2 सीटों पे लड़े, हार गए जी। 74 में राज्यसभा लड़े, हार गए और 77 में मुख्यमंत्री बन गए। 84 में 10 की 10 लोकसभा सीटें हार गए, 87 में 85-90 में से सीटें जीते। तो ये परिस्थितियां कब बदल जाए और किन परिस्थितियों में जनमत आपके साथ आ जाए, ये आंकलन करना आज मुझे लगता है बहुत अर्ली हो। मेरा एक और सवाल है कि इस प्रदेश में चौटाला परिवार ने एक बड़े लंबे समय तक जो है सत्ता देखी है। जब परिवार का स्प्लिट हुआ राजनीतिक तौर पर, तो उसके बाद लोकसभा चुनाव के जिस तरह परिणाम आए, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या ये संभावना बनती है कि आपको भी लगता है कि अगर परिवार एक साथ दोबारा आए तो शायद राजनीतिक संभावनाएं और अच्छी हो सकती। पहले तो मैं आपसे राहुल जी हरियाणा की हिस्ट्री पूछ लेता हूं, शायद यहां बैठे हुए भी बहुत कम लोगों को पता है। आप जो शुरुआत करते हैं ना कि चौटाला साहब परिवार ने बहुत लंबी राजनीति करी, राजनीति करी मगर सत्ता में उतना नहीं रहे। हाँ, ठीक है। अगर आप हिस्टोरिकल डाटा उठाओ तो शायद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चौधरी देवीलाल जी और चौटाला साहब मिलाकर भी 12 साल पूरे नहीं करे, बल्कि एज चीफ मिनिस्टर बंसीलाल जी, भजनलाल जी उनसे ज्यादा रहे। इवन चौटाला साहब 5 बार मुख्यमंत्री बने होंगे, फिर भी मनोहर जी, भूपेंद्र हुड्डा, ये सारे उनसे ज्यादा रहे। मगर हाँ, उनका राज हरियाणा हमेशा इसलिए याद रखता है कि अच्छे शासक थे, क्राइम कम हुआ, डेवलपमेंट हुई, फार्मर अपलिफ्टमेंट हुई। और मैं ये मानता हूं 4.5 साल उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो मुझे काम करने का मौका मिला, आप उठाओ हरियाणा प्रदेश में ऐसा क्या हो गया 4 महीनों में कि क्राइम इतना बढ़ गया, सरेआम गोलियां मारने लग गए, फिरौती मांगने लग गए, लूट खसोट बढ़ गई। ऐसा क्या हुआ, नायब सैनी जी का कंट्रोल खत्म हो गया, या प्रशासन के ऊपर जो एक थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग थी, खौफ था, वो खत्म हो गया। तो यू हैव टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, पहली चीज टू रन। और जहां चुनाव लड़ने की बात है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई परिस्थिति आज है या भविष्य में होगी। जब रास्ते अलग हो जाते हैं, उन अलग रास्तों पर आप अपने विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। और हमारा विजन, फोकस एक ही है कि कमेरे को, किसान को, छोटे दुकानदार को, मजदूर को, महिला को, युवा को सशक्त कैसे बनाया जाए, और हमने 4.5 साल में वो अचीव कर दिया। एक और आपने बयान दिया कि हुडा, जब ये आपका बीजेपी से अलगाव हुआ तो आपने कहा कि हुडा सर जो हैं वो इसलिए जो है सरकार को नहीं गिराना चाहते क्योंकि उन्हें ईडी और सीबीआई का डर लगता है। ये तो जग जाहिर है। आप मुझे बताइए, एसोसिएट जनरल लिमिटेड में 3 सरकारी गवाह हैं, एक आरोपी है जिसने तीनों सरकारी गवाह के सिग्नेचर्स जहां उनने रिजेक्शन लिखा हुआ था उसके ऊपर एक्सेप्टेंस कर दी। उसके बावजूद भी अब तक वो 2 कोर्ट करने के बाद फैसला नहीं हुआ। जो इंडस्ट्रियल प्लॉट 12 बेचे गए थे पंचकूला के अंदर, आज तक उसमें जजमेंट नहीं आई। ऐसा क्या हो गया, ईडी सीबीआई 10-10 साल से 5-5 गवाहों के केसेस को फैसले नहीं करा पाए। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सिटिंग एमएलए और एमपी को तो फास्ट ट्रैक कर 1 साल में फैसला करना है, और ये तो सिटिंग एमएलए है, फिर क्यों नहीं हो पा रहे? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो साठगांठ है। और मैं मेरे से पूछने से अच्छा तो है आप बीजेपी वालों से पूछो। आएंगे सर, वो भी इस मंच पे आएंगे, उनसे भी ये सवाल पूछेंगे और आपको कोट करते हुए पूछेंगे। हमारे कुंदन जी हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। कुंदन जी। दुष्यंत जी, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अभी आप कांग्रेस के लिए बोल रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरा आपने कुछ दिन पहले, और कुछ दिन पहले आप राज्यसभा के उपचुनाव में उनका समर्थन देने की बात कह रहे थे। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, या तो आपकी रणनीति बदल रही है, ऐसा क्यों? ना तो राजनीति बदल रही, ना सोच बदल रही। अगर आप
बात करें राज्यसभा चुनाव की, हमने ये कहा था कि आज सैनी सरकार के पास 44 का आंकड़ा विधानसभा में नहीं है। अल्पमत में सरकार चला रहे हैं। फ्लोर टेस्ट होगा नहीं होगा वो तो प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नर है, क्योंकि 6 महीने का पीरियड है। हमने तो लिखित में कहा फ्लोर टेस्ट कराइए। भूपेंद्र हुड्डा भी ये कहते हैं सरकार अल्पमत में है। हम कहते हैं कि अगर सरकार अल्पमत में है तो विपक्ष को एक साझा उम्मीदवार उतार देना चाहिए, और साझा उम्मीदवार सारे विपक्ष को इकट्ठा करके और इस सरकार को पहले झटके के तौर पर हम देने का काम करें कि राज्यसभा की सीट हराए। अब इसके अंदर कोई हम बीजेपी के एंटी जाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन तो नहीं कर रहे। और साझे तौर पर तो जब हमने कार्तिकेय शर्मा को, हमारे पास तो 10 विधायक थे, 10 ने प्रपोज कर और कांग्रेस के विरुद्ध में कांग्रेस के ही 2 वोट लेकर और राज्यसभा में भेजा, वो भी राजनीति थी, झटका था कांग्रेस को। लेकिन जनता में तो यह गलत संदेश जा रहा है ना कि आप एक तरफ कांग्रेस को घेर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ हैं, फिर आप उपचुनाव में कह रहे हैं कि हम उनको समर्थन भी करने को तैयार हैं। नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हम। हमारा विजन एक ही है कि आज भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में है, और अल्पमत में विपक्ष अगर चाहे तो 60 दिनों में एक बड़ा झटका करंट सिटिंग गवर्नमेंट को दे सकता है, विच इज पॉसिबल जब सारा ऑपोजिशन इकट्ठा हो। जी दुष्यंत जी, मेरा एक सवाल आपसे है। इंडिया डेली युवाओं का चैनल है, युवा चैनल है, तो मैं युवाओं की बात और युवाओं का सवाल आपसे पूछूंगा। इस प्रदेश में युवाओं की शादी ना हो पाना बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या बढ़ती जा रही है दिनों दिन। तो इस पर आपने 4.5 साल क्या किया, और आपके जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें क्या आप लड़कों की शादी करवाने के लिए कोई वादा करेंगे क्या? ना तो मैं ओम प्रकाश धनखड़ हूं जो कह देगा कि बिहार मणिपुर से औरतें ले आएंगे। ये जो आपने सवाल पूछा है, ये केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। जिस स्टेट में औरतें ज्यादा है वहां आदमियों की कमी है। सर, यहाँ पर युवाओं को पेंशन देने की बात की जा रही है जो 40 पार कर गए। तो ये समस्या बेशक मजाक के लहजे में बात की जा सकती है, लेकिन ये गंभीर सामाजिक समस्या बन रही है हरियाणा के लिए, और लिंगानुपात एक बहुत बड़ी चुनौती है। ना तो मैं इसको मजाक में लेता और ना मैं इसको ये कहता हूं कि इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट इज अ सोसाइटल प्रॉब्लम जो शायद आपको इतिहास नहीं पता कि किसने पैदा करी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पैदा करी हुई प्रॉब्लम है। आप अपने आर्काइव्स डिपार्टमेंट है दिल्ली के अंदर जनपद पे, उसमें जाकर कभी 6-7 घंटे लगाइएगा तो राजीव गांधी जी की सरकार का एक इश्तिहार मिलेगा जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन का पोस्टर लगाया था एम्स के आगे कि लड़का है पाना तो एम्स है आना। ये हमारा पैदा किया गया समस्या थी जिसको हम अब दूर कर रहे हैं। अब तो हमने इतने स्ट्रिक्ट एक्ट्स बना दिए हैं, कोई लिंग अनुपात करता है तो सजा होती है, डॉक्टर को सजा होती है, और मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हम सबको मिलकर इससे फाइट करना पड़ेगा। मुझे तो खुशी है मेरे बेटी हुई, और हमारे घर में 40 दिन के अंदर 2 बिटियां आई, मगर क्या हम ये आम पब्लिक के दिमाग में से निकाल पाए? नहीं निकाल पाए। अभी भी आप चले जाएंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर लिंग अनुपात की है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, ये लोअर क्लास में नहीं है, ये प्रॉब्लम बनी है तो मिडिल क्लास और अपर क्लास में है। कभी डाटा निकलवाइएगा कि जो वर्ली है वो 2 हिस्सों में है, एक और पर स्लम है और एक और पर अंबानी अदानी के मकान है, और डाटा निकाल ही लीजिएगा कि उन स्लम्स में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, सेक्स रेशो क्या है, और उसके इधर जो हाई क्लास लोग हैं उनमें सिर्फ लड़के ही लड़के हैं, लड़कियां क्यों नहीं? तो हमें सोसाइटल तौर पर एजुकेट कर इस समस्या को मारना पड़ेगा। और आप कहते हो कि पेंशन दे दी है, मेरी तो शादी हुई है, मुझे तो नहीं मिलेगी। अब जो कुंवारा रह गया उसके लिए मनोहर लाल जी योजना बना के तो मैं विरोध क्यों करूं, किसी का भलाई करके। हम चाहेंगे जनता के बीच और में से भी जहां बात यह है कि भी शादी कराने की योजना, मुझे नहीं लगता जननायक जनता पार्टी का कोई विजन इस ओर जाएगा कभी कि हमें योजना बनानी पड़ेगी। हाँ, हमारा विजन इस ओर पे जरूर जाएगा
कि हम जो सेक्स रेशो थी विच डिक्लाइन टू 833 वुमेन फॉर 1000 मैन, हम इसको 916 ले आए। पिछले 4.5 साल में ये 890 से 916 आ गई। और मुझे लगता है एज ए सोसाइटी हम मिलकर चलेंगे और ये स्ट्रिक्टनेस बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इस आंकड़े को और सुधार पाएंगे। दुष्यंत जी एक सवाल मेरा है, इधर जी। मेरा सवाल ये है कि साहब सिंह सैनी का ये छोटा सा कार्यकाल है, माफ कीजिएगा, नायब सिंह सैनी का, इस छोटे से कार्यकाल के में उनके काम को एक तो आप किस तरह से देखते हो? मैं नंबर्स की गणित आपसे समझ रहा था कि भाई सरकार अल्पमत में है, ढेर सारी इतनी समस्या है, लेकिन चूंकि अब आप जो है उनके सामने ताल ठोक के खड़े हो, है ना, आज ताल ठोकने उनको आना था, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि उसमें संशय है कुछ। आपको क्या लगता है, क्या भाग रहे हैं, डर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जब प्रदेश के मुख्यमंत्री का आपको 4 महीने में नाम याद नहीं हुआ तो मुझे क्या लगेगा? और भाग क्यों रहे हैं? भाग इसलिए रहे हैं कि जवाब देना इतनी आसान चीज नहीं होती, फेस करना पब्लिक को इतना आसान नहीं होता। उनसे कभी आपके पास आए तो ये सवाल जरूर पूछना जी। कि हम प्रदेश की जब बात करते हैं तो वो 5 योजनाएं भी गिना सकते हैं जो उनने अपने विजन से पिछले 120 दिनों में प्रदेश हित में लागू करी। पर मैं 500 चीजें गिनवा सकता हूं जो 4.5 साल में लागू करी, क्योंकि हमारा विजन क्लियर था। हमें पता था कि प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा, चाहे वो फार्मर्स की बात थी, चाहे एजुकेशन की बात थी, एम्प्लॉयमेंट की बात थी। मुझे याद है कि जब हमने एक नारा दिया था, रोजगार मेरा अधिकार, और उसके अंदर 75% युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, तो कांग्रेस के लोग क्या करते थे, कैसे लाओगे? तो जैसे ये बुजुर्ग 2-4 बैठे हैं, ये चौधरी देवीलाल जी की बात बताया करते थे कि चौधरी देवीलाल जी कहते थे 100 रुपए पेंशन दूंगा, तो बंसीलाल जी कहते थे मैं तो वकील हूं, पढ़ा लिखा हूं, अगर पेंशन ऐसे दी जाती तो मैं ही दे देता, देवीलाल कैसे देंगे? तो चौधरी देवीलाल जी ने उस समय एक बात कही थी कि मैं भेड़ बकरी चलाने नहीं जा रहा, कानून बनाने जा रहा। और उस पेंशन को आज मुख्यमंत्री की शपथ ली, शाम को मोरनी गए, चीफ सेक्रेटरी बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को कहा रिजाइन कर दे, शायद BS ओझा थे, या तो रिजाइन कर दे या कानून बना ला। 2 घंटे में कानून का स्वरूप दिया, अगले दिन विधानसभा में पेश कर 100 रुपया वृद्धावस्था पेंशन और 10,000 तक का कर्जा किसानों का माफ किया। हमने भी उसी तरह जो वादे करे 75% के कानूनी स्वरूप देकर हरियाणा विधानसभा में उसको भी पारित किया। महिलाओं को पंचायती राज में, BCA को पंचायती राज में हिस्सेदारी देने का काम किया। सैनी साहब तो एक हिस्सेदारी नहीं बता सकते जो पिछली 4 कैबिनेट के अंदर उनने प्रदेश के बढ़ोतरी के अंदर देने का काम किया। नहीं, अभी तो एक कार्यक्रम में उन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेट बांटे नौकरियों के, खूब सारी तालियां बजवाई इत्तेफाक से, हैं? ये तो समान समारोह करा रहे हैं, 17 समान समारोह हो चुके कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के कई फैसलों को पलट भी रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने भी कहा कि अधिकारी भी एक तो CM की बात नहीं सुन रहे हैं और साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री, क्या उन्होंने गलत फैसले लिए थे जो बदलाव की जरूरत पड़ जिस रही है? तरीके से यूटर्न सरकार चल रही है और हर चीज पे यूटर्न लिया जा रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी ID पे हो, परिवार पहचान पत्र में हो, सरपंचों के लिमिट पे हो, टेंडरिंग पे हो, ये साफ दिखता है कि पहले तो चर्चा थी गुरु चेला है, पर मुझे लगता है कि अब गुरु को कहीं ना कहीं बाहर करने के लिए काम किया जाए। गुरु को यहाँ, इसके साथ जैसे युवाओं की बात यहाँ पर विवेक ने भी की कि उनके लिए क्या खास, आपसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर भी हैं आप। अभी ओलंपिक का जो है वो चल भी रहा है, तो हमारे जो हरियाणा की छोरियां हैं, छोरे हैं, नाम हमेशा कमाते हैं, उतने ही मेडल्स लेकर के आते हैं, उनके लिए क्या खास और क्या एक रोड मैप है आपके लिए? देखिए, हमें स्पोर्ट्स के लिए बहुत और करना पड़ेगा, क्योंकि हर ओलंपिक्स में नए गेम इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे इस बार कराटे है जी, जो हमारे यहाँ नहीं था, उनकी एकेडमीज डेवलप करनी पड़ेगी। मगर जो खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश 2% आबादी का प्रदेश है
हम 140 करोड़ में से 3 करोड़ आबादी लिए बैठे। उसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो मेडल टैली में 25 से लेकर 40% तक, वेरिएबल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स, जी हम अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते हैं। इस बार भी इंडियन कंटिंजेंट में सबसे बड़ा नंबर 1 प्रदेश का है, तो शायद 15 या 16 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के गए। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है, आज आपके साथ बैठा हूं, आज जब पेरिस के अंदर दूसरा दिन शुरू होगा तो हमारी बहन मनु भाकर अब फाइनल में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के लिए पहला मेडल आज हम ला सकते हैं। और हमें विश्वास भी रखना चाहिए अपने खिलाड़ियों पर, हमें उनको प्रेज भी करना चाहिए, हमें उनका हौसला अफजाई और हौसला बढ़ाना भी चाहिए। और हम जितना अपना खिलाड़ियों का हौसला कैसे बढ़ाएंगे हौसला? अब अगर मान लीजिए विधानसभा चुनाव होता है, सरकार में आप आते हैं, कुछ तो सोचा होगा। बहुत हमने करा है, सोचने की बात नहीं है। मैंने जैसे डाइट का बताया आपको, हमने प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह एकेडमीज बनाई, रेजिडेंशियल भी बनाई। हमने एक प्रोविजन दी कि छोटी प्राइवेट एकेडमीज जो चल रही थी, अगर वो नर्सरी का स्वरूप देना चाहती, नर्सरी बनना चाहती है, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं। हमने इंडिजिनस गेम्स जो थे उनको रिवाइव किया। हमने जो हमारे नए गेम्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए फॉरेन कोचेस भी इनवाइट करे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टेट खिलाड़ियों को हरियाणा से ज्यादा दे पाती हो। आज गुजरात के पास पैसा हो सकता है, खिलाड़ी नहीं है, नहीं, पर हरियाणा के पास मान सम्मान भी खिलाड़ियों का है। वी गिव 6 करोड़ फॉर एवरी गोल्ड मेडल, और उसके साथ साथ वी गिव देम द फैसिलिटीज। अगर किसी प्लेयर ने बाहर जाके भी ट्रेनिंग करके आनी है बिफोर टूर्नामेंट, हम वो सपोर्ट भी देने का काम करते हैं। दुष्यंत जी, अब चुनावों के दौरान तो हम आपसे सवाल पूछते ही रहेंगे। इस मंच पर मैं आखिरी सवाल पूछूंगा कि इन चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, आप क्या थॉट लेके जनता के पास जाए? देखिए, आज के दिन तो बड़ा साफ है कि हरियाणा को प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ाने के लिए, और खास तौर पर हमारा तो टारगेट युवा है, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारे फार्मर्स हैं। जितना हमने 4.5 साल में किया है उसको कैसे आगे बढ़ाए जाएंगे, एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर जल्द पार्टी जनता के बीच में आएगी। और उस विजन डॉक्यूमेंट के साथ मुझे लगता है अगले 60-70 दिन का जो कैंपेन है वो पार्टी आगे लेकर चलेगी। संगठन दोबारा बढ़ना शुरू हो चुका। कल डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश में और देश की 2 बॉडीज बनाई गई, जिसमें एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया गया, पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी भी बनाएगी। और मुझे लगता है जल्द जिले का, हल्के का जो हमने संगठन बनाना है, अगले 5 से 6 दिन के अंदर हम वो संगठन भी खड़ा कर प्रदेश को दोबारा पहले से भी ज्यादा एक्टिव कर वॉर फुटिंग के अंदर इस चुनाव में। तो हम ये माने कि संगठन का पुनर्गठन हो रहा है एक तरह से, क्योंकि अभी आपने लोकसभा के बाद जब 3 संगठन समितियां को भंग कर दिया था, उसके बाद यही टारगेट लिया था कि 30 तारीख से पहले संगठन का हम गठन करेंगे और 1 तारीख से चुनावी मैदान। बिल्कुल। दुष्यंत जी, इंडिया मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया।